अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। ईद उल अजहा के चांद पर एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में कहा कि 21 जुलाई को पाकिस्तान में कराची और गिरदोनवा में चांद नजर आ जाएगा, मगर मरकजी रुयत हिलाल कमेटी ने ऐलान किया कि चांद नजर नहीं आया। ईद 1 अगस्त हफ्ते के रोज मनाई जाएगी और आज पाकिस्तान में चांद नजर आने की तस्दीक भी कर दी गई। फवाद चौधरी पहले ही कह चुके थे कि ईद 31 जुलाई को होगी, मगर आज फवाद चौधरी ने चांद की तस्वीर के साथ ट्वीट किया और लिखा कि क्या यह पहली का चांद है? क्या सूरज के गुरूब होने के बाद इतनी देर चांद आसमान पर रहता है? अवाम खुद फैसला कर ले। और इस फिर चांद की तस्वीर भी उन्होंने साथ अपलोड कर दी, जो आपके सामने स्क्रीन पर है, जिसके बाद चांद के मामले पर एक बहस छिड़ गई। इससे फवाद चौधरी से इस पर बात करेंगे, मगर आज ही फवाद चौधरी ने एक और मामले पर ट्वीट किया और वो सोशल मीडिया से मुतालिक है। फवाद चौधरी ने लिखा कि अदालतों और पीटीए को पाबंदियों के जरिए इखलाकी इक़दार का पहरेदार बनने से दूर रहना चाहिए। इंटरनेट ऐप्स पर इस तरह की पाबंदियाँ पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी की सनत और उसकी डेवलपमेंट को मुस्तकिल नुकसान पहुँचाएंगी। अभी तो हम मुश्किलात से निकले ही नहीं हैं और उसकी वजह जजों की गलत मशवरों की बुनियाद पर मुआशी उमूर में दखल अंदाजी है। इन दोनों ट्वीट्स के हवाले से फवाद चौधरी से बात करेंगे, मगर पहले सुप्रीम कोर्ट में एक केस की समाअत के दौरान सोशल मीडिया पर काबिल एतराज़ मवाद के नोटिस से मुताल्लिक आपको बताते हैं, जिसके बाद ये ट्वीट हुई और एक बहस सोशल मीडिया पर छिड़ गई है और ये बात की जा रही है कि यूट्यूब पाकिस्तान में बंद किया जा सकता है। आज सुप्रीम कोर्ट में फिरका वाराना केस के मुलजिम शौकत अली की जमानत से मुताल्लिक मुकदमे की समाअत हुई। केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी अमीन ने बरहमी का इजहार करते हुए सवाल किया कि क्या वफाकी तहकीकाती इदारे और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने देखा है कि यूट्यूब पर क्या हो रहा है? यूट्यूब और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमारे खानदानों को नहीं बख्शा जाता। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि जजेस को शर्मिंदा किया जाता है और तो और यूट्यूब पर कोई चाचा तो कोई मामा बनकर बैठ जाता है। कल हमने फैसला दिया और वो यूट्यूब पर शुरू हो गया। हम तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं, आखिर इसका इख्तिताम तो होना है। उनका कहना था कि हमारी कारकर्दगी और फैसलों पर अवाम को बात करने का हक है। हमें आज़ादी इजहार राय से कोई मसला नहीं है, मगर निजी जिंदगी का हक भी हमें आइन देता है। दौरान समाअत पीटीए हुकाम ने अदालत को बताया कि हम इनफरादी मवाद को हटा नहीं सकते, सिर्फ रिपोर्ट कर सकते हैं। उस पर जस्टिस मुशीर आलम ने कहा कि कई मुमालिक में सोशल मीडिया को मकामी कवानीन के तहत कंट्रोल किया जाता है। ज़रा अमरीका और यूरोपीय यूनियन के खिलाफ मवाद यूट्यूब पर डालकर दिखाएं। जस्टिस काजी अमीन ने सवाल किया कि आर्मी, अदलिया और हुकूमत के खिलाफ लोगों को उकसाया जाता है। ऐसे जुर्म के मुर्तकिब कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई? जिसके बाद अदालत ने सोशल मीडिया पर काबिल एतराज़ मवाद होने पर वजारत खारजा और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। ये बड़ा संजीदा मामला है। सोशल मीडिया पर सामने आने वाले नफरत अंगेज मवाद के बड़े संगीन नताइज सामने आए हैं। इससे न सिर्फ शख्सियात बल्कि इदारों को भी नुकसान उठाना पड़ा। आसानी से चंद मिनट्स में किसी की ज़ात को तनकीद से आगे बढ़कर नफरत अंगेजी का निशाना बना दिया जाता है। दुनिया में सोशल मीडिया को रेगुलेट करने पर बहस हो रही है। झूठी खबरें, नफरत अंगेज और पुरतशद्दुद मवाद पर उकसाने वाले मवाद की रोकथाम में फेसबुक को नाकामी हुई। उस पर दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों ने फेसबुक को इश्तिहारात देना बंद कर दिए हैं, जिसके बाद अब हंगामी तौर पर फेसबुक ने फैसला किया है कि वो इन तमाम मामलों से मुतालिक अपनी कोशिशें तेज कर रहा है। गुज़िश्ता कई सालों से दुनिया भर में ये बहस चल रही है कि आखिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इन सियासी इश्तिहारात के फ़रोग से कैसे रोका जाए जो गलत मालूमात और झूठ पर मबनी होती हैं। फेसबुक, यूट्यूब और दूसरे सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की ज़रूरत है ताकि गलत खबरें, नफरत अंगेज मवाद को रोका जा सके। मगर इन प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी इसका हल नहीं है, ना ही दुनिया में इस हवाले से बात हो रही है, क्योंकि जहां इन्हें रेगुलेट करने के कई जवाब हैं, वहीं कई ऐसे जवाब मौजूद हैं जो यूट्यूब और दूसरे प्लेटफॉर्म्स की अहमियत बताते हैं। पहले भी 3 साल के लिए पाबंदी रही है यूट्यूब पर पाकिस्तान में और पाकिस्तान को नुकसान ही उठाना पड़ा। यूट्यूब पर स्कूल और कॉलेजेस के तालीमी मवाद से लेकर दुनिया की बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स मौजूद हैं। एक शख्स एक छोटे से गांव में बैठकर दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के लेक्चर सुन सकता है। उसमें मजहबी तालीमात से मुतालिक मालूमात मौजूद हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी से मुतालिक मालूमात और वीडियो लेक्चर्स और डॉक्यूमेंट्रीज मौजूद हैं, रियाजी, मेडिकल, आर्ट, लिटरेचर, गार्डनिंग, फार्मिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, कुकिंग, एक छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़े से बड़े प्रोजेक्ट के मुतालिक मालूमात मौजूद हैं। सब्जियां उगानी हो, खाना बनाना हो, सब मौजूद है। बहुत से लोगों को हुनर सीखने और फिर अपने कारोबार शुरू करने में इससे मदद मिलती है। यूट्यूब दुनिया भर में ना सिर्फ इंटरटेनमेंट बल्कि पढ़ने, सीखने और समझने के लिए इस्तेमाल होता है। खासतौर पर कोरोना की वबा के दौरान उसकी अहमियत ज़्यादा बढ़ गई है।
तालीमी इदारे बंद हो गए तो वालिदैन को अपने बच्चों को पढ़ाने में मदद मिली। यूनिवर्सिटी के तलबा को काफ़ी मदद मिल रही है, प्रोफेशनल्स भी इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। मगर अब यूट्यूब पर पाबंदी लगाने की बहस इस वक्त सोशल मीडिया पर छिड़ी हुई है। माजी में भी यूट्यूब पर 3 साल पाबंदी रही, फिर यह पाबंदी ख़त्म करनी पड़ी। अब लाजमी यह है कि हर चीज़ पर पाबंदी की बहस छेड़ देना मसले का हल नहीं है। पाबंदी लगाकर हम दुनिया से पीछे ही जाते हैं। रेगुलेट कैसे किया जाए, नफरत अंगेज़ी कैसे ख़त्म की जाए, इस सब पर बात करेंगे। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद है। फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने ट्वीट भी किया। एक दूसरा भी मामला है चांद का, उस पर भी आपसे बात करनी है। मगर अहम बात यह है कि ज़ाहिर अब नफरत अंगेज़ी भी रोकनी है। आप जो खुद रेगुलेटर जाके बताएगा कि हम नहीं रोक सकते, इंडिविजुअल हम शिकायत कर सकते हैं, तो फिर सवाल उठता है। आप खुद इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहे हैं, आपने इन मामलों से डील किया है, कैसे हो कि पाबंदियां भी ना लगें, पाकिस्तानी इस्तेमाल भी करें, फायदा भी उठाएं, नफरत अंगेजी भी ना हो? देखिए शाहजेब, सबसे पहले इस चीज को समझने की जरूरत है कि ये जो बड़ी टेक कंपनीज हैं ये काम कैसे करती हैं और मुल्कों से इनके रिलेशनशिप क्या है। अब फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब को लें, फेसबुक को लें, गूगल को लें, इन कंपनीज के जो बजट्स हैं वो पाकिस्तान ही नहीं बहुत सारे मुल्कों को आप मिला भी लें उनसे भी ज्यादा है। अब इन टेक कंपनीज को जब अब ये तरक्की कैसे होगी? टेक की तरक्की होगी जब ये कंपनीज आपके मुल्क के साथ कारोबार करेंगी, यहाँ पे ऑफिसेज बनाएंगी। अब अगर आप रोज ये धमकी देना शुरू कर देंगे, हम आपको बंद कर देंगे, हम आपको बैन कर देंगे, उसका नतीजा क्या होगा? जो पहले यूट्यूब के केस में हुआ, मैं जब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था मैंने पूरी कोशिश की कि ये गूगल को, फेसबुक को, यूट्यूब को हम यहाँ पे लेके आए। इब्तदाई हमने बातचीत भी की, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था कि वो कहते हैं जी आपका जब दिल आता है आप बैन कर देते हैं। कोई अदालत में किसी जज साहब को बात पसंद नहीं आती, वो कहेंगे बंद कर दो, फलाने को बंद कर दो। इस तरह से मुल्क नहीं चलते। सेंसरशिप एक तो इटसेल्फ जो है ये बहुत सीधा आइडिया है, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया की सेंसरशिप हो, चाहे आपके इंटरनेट की सेंसरशिप हो। ये सेंसरशिप्स जो है वो आगे 5-6 साल में बिल्कुल इररिलेवेंट हो जाएंगी। तो पहली बात तो आपको ये समझ लें, सेंसरशिप्स आप इस तरह से नहीं कर सकते। बैन आप करके अपने पांव के ऊपर कुल्हाड़ा मारेंगे। हजारों नहीं लाखों लोग जो हैं वो टेक के कारोबार से वाबस्ता हैं, और जब ये कंपनीज आपको कारोबार नहीं करती तो आपका मामला जो है वो ठप हो जाता है, टेक डेवलपमेंट आपकी बंद हो जाती है। अब दूसरी पॉइंट जो आपने रेज किया कि कंटेंट है उसको आपने कंट्रोल करना है। देखिए कुछ कंटेंट है जिसके ऊपर यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है कि वो नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर के ऊपर चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, मिसाल के तौर के ऊपर हेट स्पीच है। इनके ऊपर वो आपसे ताउन भी करते हैं और उनके जिन ममालिक में उनके हेड ऑफिसेज हैं वहां पर भी वो ऑफेंसेस हैं। लिहाजा आप उनको मिला के उनके साथ बातचीत करके आप कोऑर्डिनेट करते हैं। फॉर एग्जांपल जब इसका टीएल का हो रहा था यहाँ पर धरना, तो हेट स्पीच के ऊपर यूट्यूब ने हमारे से बहुत ताउन किया, फेसबुक ने हमारे साथ बहुत ताउन किया पाकिस्तान के साथ। लेकिन अगर आप ये कहें कि मुझे उन्होंने फलाने जज साहब को क्यों क्रिटिसाइज कर दिया, फलानी जजमेंट को कौन किया करे, उसके ऊपर वो नहीं मानेंगे क्योंकि ये फ्री स्पीच रजीम है, इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। अब तीसरी बात, ये लोग जो हेट स्पीच कर रहे हैं ये तो आपके पाकिस्तान के सिटीजन हैं। 6 वजीरों के ऊपर फतवा दे दिया कि ये काफिर है, FIA से तो पर्चा तक दर्ज नहीं हो सका। तो जब आप अपने लोगों के ऊपर आपकी कैपेसिटी नहीं है आपके इदारों की, तो आप ये तो ना करें कि आप कहें कि हम बैन कर देंगे और उससे मामला ठीक हो जाएगा। आप अपने इदारों की कैपेसिटी बिल्ड करें, उनको ठीक करने की कोशिश करें। अगर आप इस तरह के जाइंट्स को बैन करेंगे, इससे पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री बिल्कुल बैठ जाएगी। मतलब ये अहम बात है, और ज़ाहिर इदारे आपकी हुकूमत के मातहत हैं, आपकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। आप ये कह रहे हैं कि जो जेन्युइन हेट स्पीच है उस पर यूट्यूब, फेसबुक ये ताउन करते हैं, उस मवाद को ख़त्म कर देते हैं, और अगर पाकिस्तान के कवानीन की कहीं खिलाफ वर्जी हो रही है तो फिर उस पर FIA एक्शन ले सकता है। पाकिस्तान में इस वक्त बाकायदा तौर पर इसकी कैपेसिटी मौजूद है इदारों में, तो ये कदगन लगाने की ज़रूरत नहीं है कि आप बैन ही कर दें। 100%। आप मुझे बताइए ना कि FIA का साइबर क्राइम विंग है, यहाँ तो मिनिस्टरों के खिलाफ रोज फतवे आते हैं कि ये काफिर हो गया, फलाना वो हो गया, फलाने ने ये बात कर दी है, वो हो गया। FIA क्या करता है यहाँ पे? FIA की क्या जो है वो हमारी कारकर्दगी है, इदारे की क्या कारकर्दगी है, साइबर क्राइम की क्या कारकर्दगी है? तो आप जब अपने मुल्क के अपने कवानीन ही नाफिज नहीं कर पाते तो आप जो है वो उसको बैन कैसे कर देंगे? आप अगर आज बैन कर देंगे, आपने टिकटॉक को बैन कर दिया, आपने यूट्यूब को बैन कर दिया, आपने जो PUBG है उनको बैन कर दिया, या और आपने इदारों को बैन कर दिया, तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपने
एक बहुत बड़ा जो आपका इकोनॉमिक इंसेंटिव, फॉर एग्जांपल वीडियो गेम्स हैं। हम कहते थे ना कि बच्चे बड़ा वक्त ज़ाया करते हैं वीडियो गेम के ऊपर, बट वीडियो गेम्स दुनिया की बिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री है। आप कैसे अपने बच्चों को उस इंडस्ट्री से जो है बाहर रख रहे हैं? एक्चुअली हमें जितना पोटेंशियल है वीडियो गेम इंडस्ट्री में, हम तो उसको अपने जो हमारे मुल्क में जो हमारे बच्चे हैं, हम तो उनको भी जो है वो नहीं, अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो है वो टैप कर पाए, और ये गलत पॉलिसीज की वजह से टैप नहीं कर पा रहे। सर एक और मसला है, छोटी ईद पर नज़र आ रहा था कि मामला कंसेंसस का हो गया, साइंस और जो रोहित लाल कमेटी है वो साथ साथ चलेंगे और अच्छी पेशरफ थी, मगर फिर अब डिफरेंस आ गया कि आपने कहा 31 जुलाई को होगी, वो कह रहे हैं 1 अगस्त को होगी। अब आपने आज ट्वीट भी किया कि बताएं ये कि वो पहली का चांद है। कल मुफ्ती मुनीब साहब ने कहा था कि 30 का चांद बड़ा होता है, उन्होंने कल ये बात कह दी थी। तो अब ईद तो फिर पहली को ही मनानी पड़ेगी, और जो नज़र आ रहा था कि शायद पाकिस्तान इस कंसेंसस के साथ आगे बढ़ेगा, वो फिर ख़त्म हो गया। नहीं, देखिए, ईद तो जाहिर है जो रोहित लाल ने अनाउंस की है उसके मुताबिक ही मनानी है, क्योंकि कानून जो है वो उसके फेवर में है, रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्ट्री है। लेकिन जो पहली बात आपकी है, देखिए आज कोई भी बंदा, जो भी बंदा जो नजर रखता है, उसको आज वो देख लेगा और खुद ही देख ले कि चांद जो है वो पहली का है या दूसरी का है, वो लोगों के ऊपर फैसला छोड़ देते हैं, उस बहस में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हकीकत ये है कि ये तय करना, ये कोई साइंस वर्सेस रिलीजन की बहस नहीं है, ये इंटरप्रिटेशन की बहस है कि आप किस तरह की तशरीह चाहते हैं। क्या हम एक ऐसी तशरीह को माने जिसमें मंतक ना हो, दलील ना हो, और ये कहा जाए कि नहीं पुरानी टेक्नोलॉजी हलाल है, नई टेक्नोलॉजी हराम है, या कि हम एक फॉरवर्ड लुकिंग प्रोग्रेसिव, और वो पाकिस्तान चाहते हैं जिसका ख्वाब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा था, और मोहम्मद अली जिन्ना ने जो ख्वाब देखा था वो यकीनन एक कंजर्वेटिव पाकिस्तान का तो नहीं था। यानी आप अब भी कायम है कि ये आज जो चांद है वो दूसरी का चांद है, 31 जुलाई को ईद होनी चाहिए, मगर ईद पाकिस्तान 1 अगस्त को ही मनाएगा। मेरे ख्याल में आप अपने जो तमाम दोस्त हैं कराची में, उन सबको फोन करें और उनसे राय ले लें कि वो क्या समझते हैं। जिसने भी चांद देखा है उसका यही ख्याल है कि ये आज दूसरी का चांद है। मतलब आज आपने जैसे सोशल मीडिया के हवाले से फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे थे, जब से आपकी हुकूमत आई है मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी इदारे फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से सवालात उठा रहे हैं। कल जो मतीउल्लाह जान का वाक़या पेश आया, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो वाक़या पेश आया, उसके बाद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आज फैसला है, उसमें बहुत ज़्यादा सवाल उठाए गए हैं कि दिन दिहाड़े कैसा हो सकता है कि पुलिस यूनिफॉर्म में पहने लोगों ने उठा लिया, और हुकूमत के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी डाली है। मुसलसल सवाल उठ रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से, मीडिया के हवाले से आपकी हुकूमत पर। देखिए जी, पहली बात तो यह है कि जो कल का वाक़या है उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने का वाज़ेह मौक़िफ़ है, हुकूमत का वाज़ेह मौक़िफ़ है, और मिसिंग पर्सनस के ऊपर तो तहरीके इंसाफ की एक बहुत बड़ी जद्दोजहद है, और वही मौक़िफ़ जो है वो हमारा आज भी कायम है। दूसरी बात जो है कि पाकिस्तान के अंदर कदगने हैं, उतनी नहीं है और जितनी हम जो है वो बताते हैं, लेकिन ये है कि जितनी है वो भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म भी नहीं है। आप देखिए, कोई भी जो है वो एलिगेशन लग जाता है, उसके बाद आप उसका जवाब दे नहीं सकते। आप क्या करें अगर एलिगेशन गलत हो जाए? तो देयर सर्टेनली एक बैलेंस चाहिए, सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए, गलत एलिगेशन नहीं होने चाहिए, दोनों तरफ बैलेंस चाहिए। जहाँ पर गैर जिम्मेदार और गलत जर्नलिज्म की बात है, उसके लिए तो बाकायदा तौर पर इदारा मौजूद है, पेमरा है, दूसरे इदारे मौजूद हैं, अदालतें मौजूद हैं कि आप कार्रवाई कर लें, पेमरा के तहत कार्रवाई कर लें। मगर जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच का मामला है, दुनिया उस पर आवाज़ उठा रही है। दुनिया ये नहीं कह रही है पाकिस्तान में गलत जर्नलिज्म होता है, दुनिया कह रही है पाकिस्तान में जर्नलिज्म पर और फ्रीडम ऑफ स्पीच पर क्रैकडाउन हो रहा है। बड़े बड़े इदारे, ह्यूमन राइट्स वॉच से लेकर दूसरे इदारे इस वक्त सवाल उठा रहे हैं इस हवाले से। देखिए जी, मैं तो जब तक मिनिस्टर रहा हूँ मैंने इंश्योर किया है कि कुछ भी सेंसरशिप जो है वो उसमें ना हो। अगर बाद में कुछ हुई है उसके बारे में मैं कह नहीं सकता, लेकिन जहाँ तक पेमरा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का किरदार है। और मेरी नज़र में जब तक चीफ जस्टिस साहिबान हद के इज़्ज़त के कानून को सीरियसली अपने जजेस को नहीं कहेंगे कि उसको सीरियस लें और उसको नाफिज करें, इतने बड़े मीडिया की मौजूदगी में, जब आपका जो हद के इज़्ज़त का कानून है और मीडिया के ऊपर वो लागू ही नहीं होगा, तो आपको जो असरात हैं वो पेमरा नहीं दे सकता। ये तो कोर्ट सिस्टम्स दुनिया में डिलीवर करते हैं, इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव इदारे नहीं करते।
वैसे मगर आपके मैनिफेस्टो में लिखा है तहरीक इंसाफ के कि पेमरा को सियासी असर रसूख से आज़ाद एक इदारा बनाया जाएगा ताकि वो हुकूमतों उसे इस्तेमाल ना करें, मगर आपकी हुकूमत में तो बाकायदा तौर पर नज़र आ रहा है कि पेमरा किस तरीके से नोटिस भेजता है। नैब के हवाले से अगर सवाल उठाएं, तारीफ़ कर दे नहीं आएगा, सवाल उठा दें तो क्या होता है, सिडिशन तक की बात कर दी जाती है। ये आपके दौर में हो रहा है, आपने तो खुद हेड स्पीच भुगती है, उसके बाद क्या हुआ नज़र आया। तो ये पेमरा को इंडिपेंडेंट करना तो आपके मैनिफेस्टो में प्रॉमिस था। देखिए शाहजेब साहब, मैंने तो पूरी नई एक रजीम इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की थी PMRA के नाम से, जिसमें मैंने कहा था कि सोशल मीडिया, प्रेस और पेमरा, इन तीनों को हम यकजा करें, इनकी अदालतें बनाएं ताकि जहां पे मीडिया को शिकायत हो उसके पास भी एक ओपन जुडिशल फोरम हो उस इदारे में, और जहां पे किसी को गवर्नमेंट को या इंडिविजुअल को शिकायत हो उसको भी हो। बट अनफॉर्चुनेटली वो उसके बाद जो बाकी भी सारी जो रिफॉर्म्स हैं वो उधर आगे नहीं चली हैं, तो ये भी नहीं चला। बहुत शुक्रिया फौजी साहब, कह रहे थे रिफॉर्म आगे नहीं चली, बाकी ये भी नहीं चली। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और जिस इशू की बात हो रही है मतीउल्लाह जान साहब के हवाले से, वो आपको बताते चले कि गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद से दिन दिहाड़े अगवा किए गए सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान अगवा के तकरीबन 12 घंटे बाद मंगल को रात गए घर वापस पहुँच गए थे। और आज सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इत्तलात व नशरियात में भी मतीउल्लाह जान के अगवा का मामला ज़ेर बहस रहा। सुप्रीम कोर्ट में मतीउल्लाह जान की मुबैना तौहीन आमेज़ ट्वीट्स पर लिए गए अज़खुद नोटिस केस की समाअत हुई तो मतीउल्लाह जान खुद भी अदालत में पेश हुए। तौहीन अदालत अज़खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान मतीउल्लाह जान के अगवा के मामले पर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने मतीउल्लाह जान का बयान रिकॉर्ड न करने पर अटॉर्नी जनरल पर बरहमी का इज़हार किया और मतीउल्लाह जान से मुकालमे में कहा कि उनके साथ जानिबदारी नहीं बरती जाएगी। जबकि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मतीउल्लाह जान की बाजियाबी के लिए उनके भाई की तरफ से दायर की गई दरख्वास्त पर समाअत हुई। दौरान समाअत चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्लामाबाद पुलिस पर बरहमी का इजहार किया, सख्त रिमार्क्स दिए और पटिशन निपटाते हुए आज़ादी सहाफत और इजहार राय से मुताल्लिक 7 सफ़हात पर मुश्तमिल अहम तहरीरी फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया है कि वाक़या मुल्क के दारुल हुकूमत में दिन के वक्त पेश आया। बिलाशुबा कुछ अगवाकारों ने पुलिस यूनिफॉर्म पहने हुए थे। जुर्म के इर्तिकाब के वक्त उन्होंने जो गाड़ियां इस्तेमाल की वो सरकारी लग रही थी। जिसे अगवा किया गया वो सहाफत के पेशे से वाबस्ता है और स्कूल की हुदूद में लगे हुए CCTV कैमरे में वारदात के मनाजिर महफूज हो गए। बादियुन नजर में जिस तरीके से वाकया पेश आया उसे जबरी तौर पर लापता करने का केस समझा जाएगा जब तक के तहकीकात से कोई और बात साबित ना हो जाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने लिखा कि तशवीश की बात यह है कि अगवाकारों को कोई खौफ महसूस नहीं हुआ और उन्होंने दिन दिहाड़े सहाफ़ी को अगवा कर लिया। उससे वफाकी दारुल हुकूमत में कानून की बालादस्ती की सूरत हाल का पता चलता है। ये बात समझ से बालातर है कि कैसे मुल्जिमान ने इस्लामाबाद जैसे हसास और हाई सिक्योरिटी वाले इलाकों में इतने संगीन जुर्म का इर्तिकाब किया। CCTV फुटेज में मुल्जिमान की जो बेखौफी नजर आ रही है वो संजीदा सवालात उठा रही है। क्या अवामी नुमाइंदे मुतमईन हैं? अगर नहीं तो फिर दारुल हुकूमत में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बहुत ख़राब और कमज़ोर है। मुल्जिमान पुलिस यूनिफॉर्म और गाड़ियों में इतनी आसानी के साथ जुर्म का इर्तिकाब कर लेते हैं। इस तरह के वाक़यात और आज़ादी आइन के तहत दी गई ज़मानतों के तहत नाकाबिले बर्दाश्त है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने लिखा कि इस केस में एक और अहम पहलू ये भी है कि मुतासरा शख्स सहाफ़ी है, इसलिए नहीं कि मुतासरा शख्स कानून से बालातर है या उसे दीगर अफराद के मुकाबले में अहमियत है, बल्कि इसलिए कि किसी सहाफ़ी के खिलाफ जुर्म को दुनिया भर में संजीदगी से लिया जाता है क्योंकि इसका असर मुआशरे और बुनियादी हुकूक पर पड़ता है। किसी भी शहरी का अगवा या फिर उसे जबरी तौर पर लापता करना संगीन जुर्म है और उसे मुआशरे में किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। अदालती फैसले के मुताबिक इस तरह की कार्रवाई से यह पैगाम जाता है कि इस जुर्म का मकसद आज़ादी राय को दबाना और दूसरों को धमकाना है। इस खौफ और धमकी के मुआशरे पर तबाहकुन असरात होते हैं। इस तरह के तासुर को दूर करना रियासत की जिम्मेदारी है। माजी में ड्यूटी के दौरान बहुत से सहाफ़ियों की मौत हुई और उन्हें सच बोलने पर निशाना बनाया गया। ये बात अहम है कि आइन आज़ादी राय की और दीगर आज़ादियों को यकीनी बनाता है। किसी भी सहाफ़ी के खिलाफ कार्रवाई करके और आज़ादी राय को दबाकर कोई भी मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। ये इंसानी ज़रूरत है कि वो खुलकर अपनी राय का इजहार करे, बगैर खौफ के अपना पैगाम पहुँचाए और उसकी आज़ादी है इस वक्त तक जब तक कि वो किसी दूसरे की आज़ादी को मुतासिर ना करे और नफरत अंगेजी में शुमार ना हो। आज़ादी राय सिर्फ बोलने तक महदूद नहीं बल्कि ये सुनने और दूसरे की राय के एहतराम तक फैली हुई है। अदालत ने लिखा कि आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी मुआशरे को जारहियत की तरफ ले जाती है, इंतहा पसंदी की हौसला अफजाई होती है और कानून की बालादस्ती ख़त्म हो जाती है। इसके नतीजे में अफरा तफरी पैदा हो जाती है। अदालत ने लिखा कि हमारी कौमी सलामती इस सूरत में मजबूत हो सकती है
के लोगों को मालूमात फराहम की जाएं, उन्हें आज़ादी के साथ बोलने की इजाज़त दी जाए। आज़ादी इज़हार राय तब्दीली, तरक्की और बेहतरी के लिए ज़रूरी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद ये केस वफाकी हुकूमत और पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के लिए एक चैलेंज है। उन्हें इस बात का इजहार करना होगा कि शहरियों के खिलाफ जराइम का खात्मा और आज़ादी इज़हार राय करने वाले सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। इनकी ड्यूटी है कि वो इस बात का इजहार करें कि रियासत पाकिस्तान में ऐसे जराइम के लिए कोई बर्दाश्त नहीं है जो इज़हार राय की आज़ादी के लिए ख़तरा समझे जाते हों। मुकदमात का इंदराज और अवामी बयानात काफ़ी नहीं है। कानून की बालादस्ती ऐसे होनी चाहिए कि किसी को इस बात की जुर्रत ना हो कि वो इस बेखौफी के साथ जुर्म का इर्तिकाब करे, जैसा कि इस केस में नजर आया है। इस अदालत को इस बात में कोई शक नहीं है कि वफाकी हुकूमत की पॉलिटिकल विल है कि वो इस बात को यकीनी बनाएगी कि वो लोग जिन्होंने खास तौर पर सहाफ़ियों को और अवाम को दहशतज़दा करने की कोशिश की, उन्हें ना सिर्फ पकड़ा जाएगा बल्कि मिसाल बनाया जाएगा कि इस तरह कोई भी इस तरह बेखौफी के साथ जुर्म करने की जुर्रत नहीं कर सकेगा। ये अदालत इस तवक्को के साथ इस पटिशन को निपटा रही है कि इस केस की तहकीकात शफ़ाफ अंदाज में की जाएगी और जिम्मेदारों के साथ इस अंदाज में निपटा जाएगा कि मुल्क में किसी भी सहाफ़ी को सच सामने लाने पर नुकसान पहुंचाने का खौफ नहीं होगा। अदालती फैसले के आखिर में जॉर्ज वाशिंगटन का कॉल नकल किया गया है, जिसके मुताबिक अगर आज़ादी राय को छीन लिया जाए तो हमारी क़यादत गूंगे और खामोश लोग करेंगे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं।